हम्म, तो तो आप जो हैं आप जो हैं अपने स्पीकर को ऑफ रखेंगे। यू कीप योर स्पीकर ऑफ, राइट? इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अपने स्पीकर को ऑफ रखेंगे, ठीक? इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज क्या है कि ये क्लास जो है नॉर्मली 2 घंटे की चलेगी, 2 आवर की क्लास होगी। अच्छा, अगर मैंने कुछ ऑफलाइन में पढ़ाया और ऑनलाइन में वो 1.5 घंटे में हो गया, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑनलाइन में वो 1.5 ही घंटे का हो गया तो मैं 1.5 घंटे में क्लास बंद कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिन बच्चों का ऑफलाइन क्लास छूट जाए तो दे कैन अटेंड दी ऑनलाइन क्लास, या जो कोई ऑनलाइन क्लास छूट जाए तो ऑफलाइन क्लास देख लें। तो यानी कि हम जो है ऑफलाइन की क्लास और ऑनलाइन की क्लास का जो ड्यूरेशन, जो कंटेंट है वो सेम रखेंगे, सेम में रखेंगे। कंटेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो हम सेम रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कंटेंट वाला एस्पेक्ट जो है वो अलग अलग कर दें। मैंने जितना पढ़े से आज मैंने ऑफलाइन में रिपब्लिक तक पढ़ा है, तो यहाँ पर भी मैं रिपब्लिक तक ही पढ़ाऊंगा। अब वो भले 1.25 घंटा में हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, यानी जिस तरीके से ऑफलाइन चलेगा उसी तरीके से ऑनलाइन भी आपका चलेगा। ठीक है? तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? सभी सबको क्लियर हो गई? ठीक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, 2 मिनट मुझे दो, मैं ये गेट बंद कर देता हूँ, ठंडी लग रहा है, पानी लेके आता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है सर? ठीक है, ओके, फाइन। हम्म, हेलो, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? हम्म, अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, और देखते हैं कि तुम लोगों में से कौन ये बात का आंसर कर पाता है। ये बताओ कि कि अकबर और औरंगजेब में क्या क्या डिफरेंस है? क्या कारण है कि अकबर को क्या कारण है कि अकबर को हम लोग महान कह देते हैं और औरंगजेब को नहीं कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
क्या रीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकबर एंड औरंगजेब? ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हो आंसर में। सर अकबर वॉज सेकुलर, सर अकबर वॉज सेकुलर while औरंगजेब was communal. Akbar is secure leader, secular policies. Akbar was secular and respected all religion like औरंगजेब. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैविंग द सेम आंसर राइट। चलो जरा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको आधी बात और पूरी बात समझ में आ जाएगी। किसी ने स्पीकर ऑन किया है, स्पीकर बंद करो। अकबर फॉलोड दीन इलाही वेर औरंगजेब जो था वॉज फंडामेंटलिस्ट राइट। चलो शुरू करते हैं। देखो अकबर और औरंगजेब में एक बेसिक अंतर है, ठीक है। अकबर जो था ना वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था। अकबर के जो थॉट प्रोसेस था, अकबर का जो थॉट प्रोसेस था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह था। समझ रहे हो बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अकबर का जो थॉट प्रोसेस था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह था, और औरंगजेब का जो थॉट प्रोसेस था वो एक कॉमन मैन की तरह था। अब आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप, समझ में ना आ रहा सर, क्या बकवास कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अमित कह रहे थे सबको साथ लेके चला अकबर, औरंगजेब नहीं लेके चला। समझो पहले बात को, देखो पहले बात समझो। मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट गुजरात का है। ये पार्ट हमारा आता है गुजरात का, ये हमारा दिल्ली है, और ये बात हमारा बंगाल है। आप मुगल ही नहीं, अगर आप बात करेंगे अशोका के टाइम से और अशोका के बाद हर्षवर्धना, और हर्षवर्धना के बाद जो है दिल्ली सल्तनत, चाहे किसकी भी बात कर ले, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट वॉज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गुजरात एंड बंगाल बोथ। गुजरात और बंगाल दोनों से ही इक्वी डिस्टेंस था, समझ लो। और आप बोलेंगे गुजरात और बंगाल से इक्वी डिस्टेंस होने से क्या मतलब होगा, तो ये जो गुजरात है और ये जो बंगाल है ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं। अगर कोई दिल्ली पे कंट्रोल कर देगा, समझ लो, तो इन दोनों पे कंट्रोल कर सकता है। और दिल्ली का सिग्निफिकेंस गुजरात और बंगाल की वजह से ही है। अगर गुजरात बंगाल नहीं है तो बेकार है। तो दिल्ली का सिग्निफिकेंस गुजरात और बंगाल की वजह से है। यानी कि अगर कोई भी रूलर जो दिल्ली पे रूल कर रहा है उसकी एक आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि भाई वो गुजरात और बंगाल दोनों पर अपना एक न एक दिन कब्जा जमा ले, अपन दोनों के मतलब गुजरात और बंगाल पे अपना कंट्रोल कर ले। उसका सपना यही होगा, हर वो आदमी जो दिल्ली में रूल कर रहा है उसका सपना होगा कि वो गुजरात और बंगाल में करे, कंट्रोल करे, ताकि यहाँ की जो ट्रेडिंग होंगे उस पर वो कंट्रोल कर पाए, यहाँ का जो ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल कर पाए। जो ट्रेड है यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है अरब वर्ल्ड का, और यहाँ जो साउथ एशियन वर्ल्ड का हो रहा है, इन दोनों ट्रेड पर कंट्रोल करे। तो अगर मान लो यहां पर औरंगजेब है तो औरंगजेब चाहेगा कि वो गुजरात जीते,
और अकबर भी चाहेगा गुजरात जीते, अकबर भी चाहेगा, औरंगजेब, दोनों चाहेंगे। अब दो तरीके हैं। अब अगर आपको गुजरात पहुंचना है तो राजस्थान होते हुए पहुंचना पड़ेगा, बिना राजस्थान हुए आप नहीं पहुंच सकते। और राजस्थान में है सर जी राजपूत, वो राजपूत जो आन बान शान के लिए माने जाते हैं भाई, मरेंगे या मारेंगे ये जानते हैं वो, लेकिन आन नहीं छोड़ेंगे। अब आपके पास सर जी एक ही ऑप्शन है। अब यहां पे आपके पास बस एक ऑप्शन है सर। आप पूछेंगे क्या ऑप्शन है सर, समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। आपके पास मात्र एक ऑप्शन है, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, माफ करिएगा मैंने एक ऑप्शन कह दिया, आपके पास दो ऑप्शन है। ध्यान सुनिएगा सर, या तो राजपूतों से दोस्ती कर ले और कह दे भैया हमें ट्रेड करने दो गुजरात, या फिर राजपूतों को मार दें। अब बोले सर ये आप पॉलिटी क्लास ले रहे एसटी क्लास, अबे सुनो तो पहले सही, मजा आएगा तुमको। या तो हम गुजरात तक पहुंचने के लिए राजपूतों को मार दें, लड़ाई करें, लड़ते रहें, या फिर उनसे दोस्ती कर लें। तो औरंगजेब जो था ना वो कॉमन मैन की तरह थिंकिंग रखता था, मार डालो, कचरो इसको, ये मुस्लिम है ये हिंदू है मारो इसको। अपने रिलीजन से पैशनेट था। कॉमन मैन कैसा होता है, उसको 10 रुपए का भंडारे का प्रसाद मिल जाए खुश जाता है, कोई उसके धर्म के बारे में बुरा कह दे तो वो गुस्सा हो जाता है। कॉमन मैन की थिंकिंग ऐसी होती है। कॉमन मैन क्या होता है, कॉमन मैन को भाई साहब, कॉमन मैन को 800 रुपए की शॉपिंग किया है, 100 रुपए गिफ्ट पाने के लिए वो 1000 रुपए की शॉपिंग कर सकता है। कॉमन मैन यही है। कॉमन मैन भाई साहब टूथपेस्ट का वो आखिरी आखिरी हिस्सा भी वो स्क्वीज करके वो कर लेता है, यूज कर लेता है। तो औरंगजेब की जो थिंकिंग है वो कॉमन मैन की तरह है। अगर उसके रिलीजन के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो वो भाई गुस्सा जाएगा, वो मार सकता है। अगर उसको उलेमा ने कह दिया भाई कि ये काम करो, ये सारे के सारे मुस्लिम्स जो हैं ये सारे के सारे हिंदू को मार दो, तो वो मार देगा। समझे बात को। तो औरंगजेब के पास गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। तो ऐसे लोग ना कॉमन मैन की तरह होते हैं, इनकी मेंटेलिटी कॉमन मैन जैसी होती है। लेकिन अकबर, अकबर ऐसा नहीं है। अकबर क्या करेगा, अकबर कहेगा भाई, अब देखो अकबर क्या कहेगा भाई, ऐसा नहीं है। अकबर कहेगा कोई मान लो राजपूत आया उसके पास, कहेगा भाई तुम तो गजब तीर भाना चलाते हो, गजब तलवार चलाते हो भाई, गजब आदमी, भैया आओ 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 हमारे सामने में आओ, तुम्हें हम आपकी सेवा खातिरदारी करें। भाई साहब नॉन वेज, इनको सब वेजिटेरियन देना, ये राजपूत हैं वेजिटेरियन खाते हैं। और बताइए कहां से सीखा आपने, कहां सीखा आपने ये तीरंदाजी। भाई गजब है, आपके जैसे तो पूरे एम्पायर में कोई नहीं है। भाई दोस्त बना लिया इनने अपना, इधर अफगानों को दोस्त बना लिया, कहा भैया आओ आओ, कहा हो तुम यार, भाई गजब तुम हो यार, क्या लड़ते हो तुम भाई, बहुत मजा आ गया भाई दोस्त। समझ रहे हो। अब राजपूतों को कह दिया भाई तुम ऐसा करो, तुम गुजरात से लड़ाई करो, अफगानों कह दिया बंगाल में लड़ाई करो। अब खुद जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चीलम भर रहे हैं, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अगर औरंगजेब के जगह पर अकबर होता ना, और उस समय मराठा में शिवाजी ऊपर उठ रहे होते, तो अकबर शिवाजी से दोस्ती कर लेते, कहते वाह शिवाजी क्या बात है यार, शिवाजी महाराज आप तो गजब है, क्या गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, अरे भाई बहुत बढ़िया आदमी है यार आप, झक्कास, झक्कास बोले तो झक्कास, मजा आ गया भाई।
भाई आपसे दोस्ती करके बल्ले बल्ले हो गया भाई साहब। शिवाजी का अच्छा हिस्सा। हाँ हम तो गुरिल्ला वॉरफेयर करते आ रहे हैं, शिवाजी बोलेंगे ये बात। और ये खुश भाई अब क्या करेंगे, अगर औरंगजेब की जगह पर अकबर होते तो शिवाजी को अपने पक्ष में कर देते और बोलते जाइए साउथ इंडिया के लोग इधर उधर मचल रहे हैं, जाइए साउथ इंडिया में थोड़ा सा अपना साम्राज्य को बढ़ाइए, हैदराबाद अपने अंदर रखिए। समझ रहे हो बात को, हैदराबाद अपने अंदर रख लीजिए, हैदराबाद अपने अंदर करिए जरा जल्दी जल्दी, टेंशन नहीं चाहता हूं मैं, हैदराबाद जल्दी करिए अपने अंदर, साउथ इंडिया और चाहिए, पूरा जीत कराइए, तारीफ करते और उनको जितवाते। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर। खुद लड़ाई नहीं लड़ा, खुद जो है सर जी अपने महल में अनारकली के डांस देख रहा है, लेकिन अपने दुश्मनों को दोस्त बनाकर काम निकलवा रहा है अपना। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का दिमाग। औरंगजेब ऐसा नहीं है। औरंगजेब अननेसेसरी क्या किया उसने, शिवाजी से लड़ाई कर ली, दक्कन अल्सर हो गया भाई साहब। आखिरी में औरंगजेब को शिवाजी छोड़ो मराठा अंपायर के सामने झुकना पड़ा और आखिरी में मरना पड़ा। अब पूरा का पूरा जो है मुगल अंपायर डिक्लाइन हो गया। भाई औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब शिवाजी से लड़ने लगा, औरंगजेब शिवाजी से लड़ने लगा, वहीं पे अकबर होता तो दोस्ती कर लेता। वही फंसा रह गया पूरे टाइम, फालतूगिरी कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अकबर था मूर्ख, सॉरी औरंगजेब था मूर्ख। और ये दिमागदार आदमी था, एडमिनिस्ट्रेटर वाला दिमाग था इसके पास, ये था औरंगजेब कॉमन मैन की तरह मूर्ख था। ये कॉमन मैन मूर्खों की तरह लड़ाई करते हैं और कुछ काम धंधा नहीं है इनके पास। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो दिस इज द डिफरेंस। अब सवाल उठता है कि आपको क्या बनना है, आपको कॉमन मैन बनना है या एडमिनिस्ट्रेटर बनना है? तो यू नीड टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंदर कहां से आएगा, जब आपके अंदर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपको कौन बताता है, ये आपको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने गोल रखता है। आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल उठ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कितने तरह क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का आईन होता है। अब आप बोलेंगे आईन क्या होता है सर, उर्दू का है बोल रहे हो, हिंदी में समझाओ, अंग्रेजी में समझाओ। सर कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर उस देश को चलना होता है। आप बात को समझे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो एक बेसिक प्रिंसिपल, एक कैरिकेचर ऑफ द प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है जिस पर पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क करता है। आपको उसी बेसिक प्रिंसिपल के डोमेन में रहना पड़ेगा। प्रफुल्ल, वे किसने स्पीकर ऑन किया? प्रफुल्ल, अभी मैं कल से, ठीक है आज भर कर लेंगे, कल से तो नहीं कर पाएंगे नॉन सब्सक्राइबर्स। आप बात समझ रहे हो? तो तो आपको
आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कैरिकेचर प्रोवाइड करता है, ऐसे प्रिंसिपल्स का, ऐसे लॉस का कैरिकेचर प्रोवाइड करता है जिसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को वर्क करना है विद इन दैट कंट्री। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से एक टर्म निकला है जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उसको कहते हैं जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, विद इन दैट वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, विद इन दैट वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है, अगर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी वैल्यूज के अंदर वर्क करेगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज रहेंगी, समझ रहे हो, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब ही होता है लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? क्योंकि लिबर्टी का मतलब है कि आप कुछ भी कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है विद इन दैट वैल्यूज आपको वर्क करना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन थे। एक तो होता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, और मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रिलीजियन बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता था, रिलीजन बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता था। आपने गौर किया होगा कि जब आप मिडिवल एजेस में थे तो वहां पर आप जो है यूरोप में डार्क एज चल रहा था, यूरोप में डार्क एज चल रहा था। अब यूरोप में डार्क एज चलने का मतलब यह था कि यूरोप की सोसाइटीज में, यूरोप की सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी, जो क्लर्जी क्लास था उसका बड़ा रोल था, समझ रहे हो? यूरोप की सोसाइटी में जो क्लर्जी क्लास था, क्लर्जी मतलब क्या होता है? पादरी। जो क्लर्जी क्लास था उसका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़ा बड़ा योगदान था। मतलब अगर मान लीजिए क्लर्जी क्लास ने कुछ कह दिया है तो इसका मतलब है कि स्टेट को वो मानना पड़ेगा हर हाल में। A participant has enabled closed captioning. Who can see this transcript? ये कौन है ना? छोड़ो। तो यूरोप में डार्क एजेस थे, उसमें क्लर्जी क्लास जो था उसका, ओके ओके अभिषेक, उस क्लर्जी क्लास का स्टेट पे बड़ा रोल था। भाई जो क्लर्जी क्लास ने कह दिया स्टेट को वो बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। स्टेट को हर हाल में क्लर्जी क्लास की बात माननी होगी। ये चीज समझ लीजिए सर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हर हाल में माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? आप बोलोगे क्यों माननी पड़ेगी सर? नहीं मानेंगे, जाओ जो करना कर लो। स्टेट को क्लर्जी क्लास की बात क्यों माननी पड़ेगी आप मुझे बताइए? क्योंकि स्टेट को बनाने वाला क्लर्जी क्लास खुद है। लोग स्टेट की बात क्यों मानेंगे? स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात क्यों मानेंगे? क्योंकि क्लर्जी क्लास ने कहा है कि भाई ये तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो स्टेट की ऑथेंटिसिटी क्लर्जी क्लास पे डिपेंड करती है। स्टेट की ऑथेंटिसिटी क्लर्जी क्लास पे ही, डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट था। तो अगर क्लर्जी क्लास ने कह दिया नहीं भैया स्टेट तो करप्ट है, बेकार आदमी है, तो कोई स्टेट की बात मानेगा नहीं। तो मजबूरन बस स्टेट को क्लर्जी क्लास की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी क्लर्जी क्लास पे डिपेंड करती है। इसीलिए क्लर्जी क्लास जो चाहे वो करे, कोई रोक टोक नहीं है। वो उसके बिना कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, क्लर्जी क्लास इवन साइंस के डोमेन में भी चला गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई आप साइंस के डोमेन में कैसे जा सकते हैं? साइंस के डोमेन में आपका जाना सही नहीं है।
आपको ऐसे जो करना है करिए, पर साइंस के डोमेन में आप मत जाइए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? अब साइंस में डोमेन में जाने का मतलब क्या है कि अगर क्लर्जी क्लास ने कह दिया भाई कि धरती चपटी है, तो मतलब धरती चपटी है। अगर साइंस अगर अगर क्लर्जी क्लास ने कह दिया कि धरती चपटी है, तो इसका मतलब धरती चपटी है। अगर क्लर्जी क्लास ने कह दिया कि हेलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम नहीं है, जियोसेंट्रिक है, मतलब कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी सब रोटेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग सन, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई अर्थ सेंटर में है और बाकी सब रोटेट कर रहे हैं। तो जो बात क्लर्जी क्लास कहेगी बिना कुछ रैशनल, बिना कुछ सोचे समझे, आपको मानना पड़ेगा हर हाल में। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? क्लर्जी क्लास के कहने पर आपको एक्सिक्यूट किया जा सकता है, जैसा कि गैलीलियो वगैरह ने फेस किया है इस चीज को। तो जब ये सब बातें क्लर्जी क्लास करने लगी, तो क्रिश्चियनिटी का एक सेक्शन जो था वो कहा यार ये तो गलत बात है, स्टेट जो काम कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। तो उसने कहा क्यों क्यों गलत कर रही है? कह रहे भैया स्टेट सोचने को मना कर रही है, स्टेट अपनी बात साइंस में भी रख दे रही है, स्टेट स्टेट माफ करना, क्लर्जी क्लास जो है वो साइंस के डोमेन में पैर रख रही है, क्लर्जी क्लास स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में पैर रख रही है, क्लर्जी क्लास जो है अपना हाथ जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर रख रही है, तो गलत बात है। क्लर्जी क्लास को इससे क्या मतलब है? क्लर्जी क्लास को इससे क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो प्रोटेस्टेंट एक सेक्शन आया क्रिश्चियनिटी में जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, कहा भाई ये तो गलत बात है। क्लर्जी क्लास इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है भाई? समझे? और क्रिश्चियनिटी में फैक्शन आ गया। तो इस तरीके से आप जो सोसाइटी था वो दो भागों में बट गया। और स्टेट को भी ये बात गलत लग रही थी कि भाई एक लिमिट तक जाओ, क्लर्जी क्लास हर एक अफेयर में अपना जो है टांग अड़ा रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हर मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए सर, इनको समझना पड़ेगा। तो आप क्या करें? तो स्टेट के डिफरेंट एक्टर्स क्लर्जी क्लास के साथ मिलके एक अग्रीमेंट किया गया कि भैया आज के बाद स्टेट और रिलीजन दो अलग अलग फैक्टर्स होंगे। स्टेट रिलीजन में नहीं घुसेगा, रिलीजन स्टेट में नहीं घुसेगा, ये दोनों के बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। समझ में आ गया? इस तरीके से जो शुरुआत हुई उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये एग्रीमेंट हो गया भाई कि स्टेट जो है, स्टेट रिलीजन के मामले में दखल नहीं देगा, रिलीजन स्टेट के मामले में दखल नहीं देगा। ये बात एकदम क्लियर हो गया। और इस तरीके से सेक्युलरिज्म जैसी वैल्यूज आने लग गई कॉन्स्टिट्यूशन में। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर रिलीजन का बड़ा बोलबाला था। इस बात को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे उसमें रिलीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। ये समझिए आप बात को। समझ रहे हो? लेकिन धीमे धीमे रिलीजन अपनी लेजिटिमेसी खो दिया, लॉस्ट इट्स लेजिटिमेसी। क्यों? आपने हरकत ही ऐसी करी, आपने ऐसी हरकत ही करी कि रिलीजन ने अपनी लेजिटिमेसी खो दिया।
आप बोलेंगे कैसी हरकत सर? आप बोलेंगे कैसी हरकत सर, समझ में नहीं आया? आप बोलेंगे ना सर कि सर की कैसी हरकत? सर जी आपने इतना ज्यादा देखो, रिलीजन थियोक्रेटिक स्टेट को में रिलीजन को अपनी हद में रहना चाहिए। क्लर्जी क्लास को रिलीजियस अफेयर में अपना हाथ देना चाहिए कि पूजा कैसे किया जाए, पाठ कैसे किया जाए, क्या नाम रखा जाए, कैसे बैप्टाइजेशन हो, इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। समझ लो, क्लर्जी क्लास को रिलीजियस अफेयर में हमेशा ध्यान देना चाहिए, ना कि क्लर्जी क्लास हर मामले में दखल दे रही। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। क्लर्जी क्लास को हर मामले में दखल ही नहीं देना चाहिए। तुम स्टेट में भी दे रहे हो, तुम साइंस एंड तुम भैया रिलीजन को क्या मतलब है साइंस एंड टेक से यार? उसे क्या मतलब है कि देखो रिलीजन को अपने डोमेन में रहना चाहिए। रिलीजन का मतलब होता है मेरे और मेरे आराध्य, मेरे गॉड के बीच में मेरा रिलेशनशिप क्या होगा। अब रिलीजन को क्या लेना देना है कि पृथ्वी चपटी है या गोल है? रिलीजन को क्या लेना देना कि अर्थ सेंटर में है या अर्थ पेरिफेरी पर है? रिलीजन का बस रोल इतना ही है कि आपको आपके गॉड से मिला दे, बस बात खत्म। क्या जरूरत है कि नॉन सेकुलर अफेयर्स में रिलीजन का कूदना जरूरी नहीं बनता है सर, इस बात को समझिए। सेकुलर अफेयर्स में रिलीजन का तो कूदना बनता ही नहीं है। क्यों कूद रहे हैं आप? समझ में आ रहा आपको? तो तो बेसिकली रिलीजन ने फिर जब कूदने लगे आप अननेसेसरी उन मामले में कूदने लगे जिसमें आपको नहीं आना चाहिए था, तो रिलीजन ने अपनी लेजिटिमेसी खो दी। तो फिर जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड आया, उसमें रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कर दिया गया। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसे हम लोग मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जांपल है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों में सबको इतनी बात समझ में आ गई? पहले ये बताइए। आपको इतनी बात समझ में आ गई? पहले ये बताइए। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड some of the terms and terminologies of the constitution. Terms and terminology of the constitution. ठीक है सर? सर जी ठीक है। तो चूंकि हम लोग अभी रिलीजन पे ही बात कर रहे थे, तो लेट्स अंडरस्टैंड सेकुलरिज्म फर्स्ट। सेकुलरिज्म पहले सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है? अब जरा समझो। देखो सेकुलरिज्म का हिंदी वर्जन जो होता है वो होता है पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष, इट हैज नथिंग टू डू विद धर्मनिरपेक्षा।
सेकुलरिज्म का हिंदी वर्ड होता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं होता। धर्म निरपेक्ष इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। वाई? क्योंकि जिस चीज को हम रिलीजन कहते हैं इंग्लिश में, कौन है ये स्पीकर, किसने ऑन किया? कौन है ये? ठीक है, चलो चलो। जिस चीज को हम रिलीजन बोलते हैं उसका हिंदी वर्ड होता है पंथ। रिलीजन में कौन सी चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक रिलीजन है? जो बताएगा मेरी तरफ से आइसक्रीम। जो बताएगा मेरी तरफ से आइसक्रीम। कौन सी वो चार बातें हैं? कौन सी वो चार बातें हैं जिसके तहत आप ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन इज अ धर्मा, इज अ पंथा? सबसे पहली बात, देर हैज टू बी वन स्क्रिप्चर, देर इज वन सेक्रेड प्लेस, द थर्ड वन इज sacred place, scripture, there has to be one leader, and the fourth one is what? And the fourth one is मेथड। हाँ, मेथड ऑफ वर्शिप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि चल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इस्लाम, राइट? इस्लाम में कोई स्क्रिप्चर है? जल्दी बताओ। अरबिक। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर। हिंदी मीडियम है सर, हिंदी में कुछ बोल सकते क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन हो? हिंदी मीडियम कौन है? गौरव। गौरव, अच्छा 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 अच्छा। स्क्रिप्चर का मतलब होता है ग्रंथ। ग्रंथ कुरान। हाँ, कुरान हो गया ना ग्रंथ। हम्म, ठीक है। सेक्रेट बुक मतलब वो प्लेस हो गया, मतलब पवित्र जगह, है ना? मस्जिद। मक्का। मस्जिद मक्का हाँ। मक्का मदीना। हाँ, मक्का मदीना। लीडर क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद। है ना? प्रॉफिट मोहम्मद। मेथड ऑफ वर्शिप हो गया नमाज, हज। तो इसका मतलब इस्लाम को हम एक रिलीजन बोल सकते हैं, एक पंथ बोल सकते हैं? जल्दी बताओ सर, टाइम नहीं है अपने पास। क्या हम हाँ बोल सकते हाँ हैं? हाँ, हाँ हाँ। बिल्कुल बोला जा सकता है। अच्छा, चलिए लेट्स टेक द सेम थिंग टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में क्या? क्रिश्चियनिटी में क्या कोई स्क्रिप्चर है? बाइबल। बाइबल। ठीक है। अच्छा, सेक्रेट प्लेस क्या हो सकता है? जेरूसलेम। हम्म, लीडर कौन हो सकते हैं? जीसस। जीसस। प्लेस ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप क्या हो सकता है? मास वर्शिप। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी भी एक तरह का रिलीजन है। चलिए जरा हिंदुइज्म में देख लें भाई क्या हो रहा है। ठीक है, रिलीजन हिंदुइज्म में देखें क्या है। स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर क्या है? बहुत सारे, वेदास, गीता, भगवत गीता, बहुत सारे हैं।
सेक्रेड प्लेस बहुत सारे हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्लिंगम, बहुत सारे, मैनी। अच्छा, लीडर, मैनी। इसके बाद मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा, मैनी। आप और हम पूजा कर रहे हैं, अगला वाला तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, किसी कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म करके कोई रिलीजन नहीं है, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पंथास, कलेक्शन ऑफ पंथास। सही बोल रहा हूं कि सर नहीं? सर मुस्लिम में भी तो सेक्रीफाइस करते ना। नहीं नहीं, मुस्लिम में नमाज का एक पर्टिकुलर तरीका है, हाँ है। वही कर रहे हैं। तो हिंदू में भी तो पूजा करते, फिर हाँ, तो बलि चढ़ते अब तो किसी और दिन चढ़ते ना। एक मिनट देखो, पूजा के भी 100 तरीके हैं हमारे यहाँ। जी। हम सेक्रीफाइस छोड़ो, है ना। पूजा के तरीके हमारे देवता अलग अलग हैं। ऊपर से जो स्टैंडर्ड देवता वो तो है ही, कुल देवी वगैरह भी हैं। अब हर हमारे यहाँ अलग तरीके से पूजा की जाएगी, तुम्हारे यहाँ अलग तरीके से की जाएगी, दूसरे यहाँ किसी और तरीके से की जाएगी, लेकिन नमाज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही तरीके से पढ़ा जाएगा। दोनों में अंतर समझो। जी। अगर उसका एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है कि हर आदमी को काबा की तरफ सर करके नमाज पढ़ना है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्शिप नहीं है हमारे यहाँ यार। हमारे यहाँ जिसको जो मर्जी होता है वो कर लेता है। हम तो जाकर अगरबत्ती दिखा देते हैं, मम्मी हमें प्रसाद वसाद चढ़ा के बाद बैठती है, पढ़ती उड़ती है। अगला वाला वर्जन तो भाई वो अलग ही टाइप का, वो लगा हुआ है दिन भर पूजा कर रहा है। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म को हम रिलीजन ना बोले, कलेक्शन ऑफ पंथास बोले, कि ये एक ऐसा धर्म है जिसमें कई सारे पंथ हैं, कई सारे पंथ। समझ रहे हो? हिंदुइज्म को आप इस कैटेगरी में रख सकते हो। पहले ये मेरी बात किस को समझ में आ गई, पहले ये बताओ। एवरीबडी अंडरस्टूड? जी समझ गया। जैसे मान लो कि वैष्णवाइट है, वो विष्णु की पूजा करेंगे पर्टिकुलर तरीके से। जैसे लिंगायत हैं, वो तो अपने आप को हिंदुइज्म का पार्ट ही नहीं मानते, उनका वर्शिप करने का तरीका अपना अलग तरीके का होगा, इनका स्क्रिप्चर अलग होगा, इनका सेक्रेट प्लेस अलग होगा। वैष्णवाइट का अपना अलग स्क्रिप्चर होगा, अपना अलग बुद्ध। समझ रहे हो बात को? तो ये सारे जितने भी तरीके हैं, इनमें हम हिंदुइज्म को उसके फॉर्म में नहीं रख सकते, रिलीजन में, मतलब एक रिलीजन में नहीं बांध सकते। इसे हम कलेक्शन ऑफ रिलीजन बोल सकते हैं हिंदुइज्म को। आई होप आपको मेरी बात एकदम क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है? तो जब हम बात करते हैं रिलीजन का, जब हम बात करते हैं रिलीजन का, तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया। देख लो कितना लेट आ रहे हैं ये लोग, अमित सिंह सब। अच्छा, जब हमने बोल दिया है कि कलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, हिंदुइज्म को कलेक्शन ऑफ पंथास, तो एक बात हमें समझ में आ गई है भाई, जो बिल्कुल क्लियर है कि रिलीजन में वो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जब मैं सेकुलरिज्म वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जब मैं वर्ड सेकुलरिज्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब कि स्टेट, समझ लो, ध्यान सुनना, अपने आप को रिलीजन से अलग कर लेगा। जब हम ये कहें कि स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग कर लेगा, बिल्कुल कोई नाता ही नहीं रखेगा, कोई मतलब ही नहीं रखेगा, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म। यूरोपियन कंट्री के लिए यह कहना बड़ा आसान है भाई कि स्टेट को रिलीजन से अलग कर दीजिए।
यूरोपियन कंट्रीज के लिए इट इज क्वाइट सिंपल टू से दैट स्टेट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम रिलीजन, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। मेरी बात को शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। अरे भैया, ब्रिटेन के लिए यह बड़ा आसान है ये कह देना कि हम सेकुलर हैं और स्टेट को रिलीजन से अलग कर दे रहे हैं। बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ही धर्म है। भाईजान, वहां एक ही धर्म है। ये कहना यूरोप के लिए बड़ा आसान है, लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री के लिए यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में एक धर्म नहीं है। इंडिया में हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, जोरास्ट्रियंस भी हैं, बहुत सारे धर्म है, मतलब पंथ हैं। तो आप बोलेगे कोई बात नहीं, स्टेट इंडिया जो है अपने आप को रिलीजन से अलग कर ले। इंडिया अपने आप को रिलीजन से पूरी तरीके से अलग कर ले। इंडिया अपने आप को रिलीजन से पूरी तरीके से अलग कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। आप बोलो और अच्छी बात है कि इंडिया अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर दे रही है, लेकिन सर प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कल के डेट में हिंदू ने अपने कुछ आइडियोलॉजिकल बात कही या अपनी कोई बात कही जो इस्लामिक कम्युनिटी को पसंद नहीं आई, या इस्लामिक कम्युनिटी ने कोई बात करी, हिंदू को कोई वो बात पसंद नहीं आई, और मान लीजिए कि हिंदू पोजीशंस में आ जाते हैं कि नहीं नहीं अभी तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे को हटाने का है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिकल देता हूं। बेंगलुरु की एक घटना थी, उस पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक बेटा वोटा होगा, कि लीडर का बेटा बेटा होगा, उसने कुछ कह दिया फेसबुक पे, समझ लो, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। दैट वाज डेरोगेटरी, दैट वाज क्वाइट डेरोगेटरी। तो इस चीज को लेकर पोजीशन लेने के लिए इस चीज में बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो रोड पे आ गए। अब देखो मेरी बात को, अब अगर इसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है या कोई मारा पीटी होती है, इसके वजह से कोई दंगा हो जाता है, तो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है कि भैया हमने उसको आंसू गैस बहा दिया, टीयर गैस फ्लो करा दिया, तो उससे हमने अलग अलग कर दिया, तितर बितर करवा दिया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम आई क्यों? इस प्रॉब्लम को तो यही रोका जा सकता था कि भाई कोई भी एक आदमी अपने धर्म के बारे में दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। तो अगर इंडिया जैसी कंट्री अगर वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म फुलफिल करे, तो स्टेट ये बात कैसे कहेगी कि भाई तुमने दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला? मेरी बात को शायद तुम समझ नहीं पा रहे। अरे भाई, अगर इंडिया अपने आप को रिलीजन से अलग कर लेती है, तो कल के डेट में अगर एक रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ बोलता है, तो क्या इंडिया ये बोल पाएगी, क्या स्टेट ये बात बोल पाएगी कि भाई तुमने ये बात कैसे बोल दिया? मेरे को पहले ये बताओ। आंसर है नो, नहीं बोल पाएगी। बिल्कुल नहीं बोल पाएगी। क्यों नहीं बोल पाएगी? क्योंकि स्टेट ने अपने आप को रिलीजन से अलग कर रखा है। भाई भाई चूंकि इंडिया में अपने आप को रिलीजन से अलग कर रखा है, तो स्टेट कुछ बोल ही नहीं पाई। और चूंकि इंडिया में कई तरह के रिलीजन है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बहुत तरह के रिलीजन ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट करते हैं। तो
लाजमी है कि जब बहुत सारे बर्तन होंगे तो खटर पटर होगा। तो ये इसको मानेगा, ये इसको कुछ बोल सकता है, ये उसको कुछ बोल सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मजबूरन बस जो है इंडिया को, स्टेट को आना पड़ेगा बीच में। ये बात यूरोप के लिए कहना आसान है कि हम अपने स्टेट को रिलीजन से अलग करते हैं। ये बात इंडिया के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि उसने स्टेट को रिलीजन से अलग कर रखा है। बहुत मुश्किल है, इस बात को समझिए आप। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया बीइंग ए स्टेट अपने को बिल्कुल डिसोसिएट कर लेगी तो वो किसी भी मामले में दखल दे ही नहीं सकती है। तो एक धर्म दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, दूसरे धर्म पहले धर्म के बारे में कुछ बोलेगा, और इस तरीके से सर जी एकदम क्योस बन जाएगी सोसाइटी में, सोसाइटी खत्म हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे सर। तो इंडिया में इतना मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चर है, इतना मल्टी रिलीजियस कल्चर है कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए इंडिया बाय नेचर उसको सेकुलर बनना पड़ा। इंडिया बाय नेचर वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो नहीं कर सकता। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया हर धर्म के प्रति अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है। इंडिया अपने आप को इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन कर सकता है। देखो, इंडिया अपने आप को इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्रिश्चियन, फ्रॉम मुस्लिम, फ्रॉम हिंदू, फ्रॉम बुद्ध, फ्रॉम जैन, फ्रॉम जोरास्ट्रियंस इक्वी डिस्टेंस रख सकता है। शायद यही कारण है कि अगर मान लीजिए कि दलितों की एंट्री टेंपल्स में नहीं होती है तो स्टेट इंटरवीन करता है कि क्यों नहीं कर रहे हो। शायद यही कारण है कि अगर ट्रिपल तलाक होता है तो विमेन को कहा जाता है कि भैया क्या ऐसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्यों कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो यही रीजन है कि स्टेट बात बात में रिलीजन के कुछ उल्टे सीधे जो मामले होते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है जो अनजस्ट होता है उसमें इंटरवीन कर जाती है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इंडिया ने अपने आप को वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म ना फॉलो करते हुए ईस्टर्न मॉडल या इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो किया है। ये इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? क्या डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मिनट, दोनों में डिफरेंस क्या है? हम वेस्टर्न मॉडल का है और सेकुलरिज्म, और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न मॉडल में स्टेट और रिलीजन ये दोनों सेपरेट है। और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में स्टेट और रिलीजन इक्वी डिस्टेंस है। यहां पे अलग कर लीजिए, इक्वी डिस्टेंस है। ये रिलीजन है, ये रिलीजन है, ये रिलीजन है, ये रिलीजन है, ये रिलीजन है। अच्छा, वेस्टर्न मॉडल में स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या हो सकता है? इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या हो सकता है? क्या होगा?
भाई वेस्टर्न मॉडल में स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, इंडिया में क्या हो सकता है, स्टेट कैन इंटरफेयर, कैन इंटरफेयर। Since state cannot interfere, so it is basically negative secularism. नेगेटिव क्यों? क्योंकि स्टेट कुछ कर ही नहीं सकता। इंडिया में स्टेट कुछ कर सकता है रिलीजन के अफेयर में, तो इसलिए इसे पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया, तो रिलीजन सबको समझ में आ गया, रिलीजन समझ में आ गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो अमित सिंह, इंडिया कैन सपोर्ट रिलीजन टू, but if the state is supporting any religion, then state have to support each and every religion at the same time. अगर स्टेट हिंदुइज्म को कुछ कर रही है तो इस्लाम को भी करना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। बिल्कुल, दैट इज यूटोपियन, टू आइडियलिस्टिक। सो बेसिकली यहां पर जो है वो इक्वल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, समय समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से? मजा आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी आगे आता है हमारे सामने, जो नेक्स्ट टर्म हमारे सामने आता है वो है डेमोक्रेसी। कैन एनीबडी टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन चलो 2 मिनट ब्रेक ले लो। अब अपने अपने स्पीकर ऑन कर सकते हो तुम लोग। अच्छा, इनका जो भी लिंक होगा, जो भी रिकॉर्डेड सेशन होगा, उसका मैं एक गूगल ड्राइव बना दूंगा। समझ रहे हो भाई? जी सर। इसका जो है मैं एक गूगल ड्राइव बना दूंगा और उसके थ्रू आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एकदम वैसा ही आ रहा है ना अनअकैडमी जैसा? यू कैन सर मैसेज। बहुत मिस किए सर उधर। अच्छा, अभी जी वैसा सर। फीलिंग आ रहा है ना एकदम बिल्कुल जैसा वो अनअकैडमी में रहता है? सर आपको देख नहीं पा रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। ये देखो, अभी हमको देख नहीं पा रहे हो? वो लो, वो जो है क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड के टाइम में नहीं दिखता हूँ क्या मैं? नहीं सर। ब्लैक बोर्ड के टाइम में नहीं दिखता हूँ क्या? ये तो बता रहे हैं अमित सिंह के मैं दिखता हूँ, सुखमनी भी कह रही है। फोन से यूज करने से नहीं दिखता है। अच्छा, फोन से क्यों यूज करिए, लैपटॉप पे यूज करो। ओके ओके। हाँ, और आज क्या क्या हुआ भाई? आज तो ऑफलाइन सेंटर था, पहली क्लास थी, मजा आया, आए थे बच्चे। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आज बच्चे आए थे काफी, 10 बजते ऑफलाइन में। सर काश हम लोग भी लखनऊ में होते सर, आ जाती मैं। हाँ यार, मजा बहुत आता है यार। थैंक यू भावना, है ना? सर कैसा लग रहा है, मतलब 3 साल 4 साल बाद ऑफलाइन सेंटर में बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं फ्री मैन नाउ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लोगों को हायर कर रहा हूँ। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी।
सर आप एम्प्लॉयर हो गए आप। हाँ वाह, मैं अब जॉब सीकर नहीं रह गया। नाउ आई बिकम अ जॉब प्रोवाइडर। आज मैं एक दो का इंटरव्यू लेकर आया कि भैया तुम ये काम कर पाओगी नहीं, है कि नहीं? सर कोलकाता आइएगा तो हम लोगों से मिलिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या है भाई? ये उसके बारे में, सेलेक्ट 20 के बारे में समझ में आ गया सबको? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा बता दीजिए। हम्म। सर सेलेक्ट एग्जाम 20 के लेके बारे करेंगे ना? में। हाँ एग्जाम्स लेके करेंगे ना उसको हाँ, उसमें सिलेक्शन? एग्जाम होगा। और जो लोग सिलेक्ट एग्जाम पास नहीं कर पाए उनका? वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। दोनों ऑप्शन है ना, पैरेलली चलता रहेगा। जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन पैरेलली चल रहा है ना अभी। जी जी। हाँ तो वैसा ही रहेगा वो। Sir, हाँ बोलो। I have one doubt. बोलो ना। दोनों के लिए अमित mean, सिंह 2324 दोनों के लिए। हाँ बोलो। not about this classes, sir. Because I have in February my marriage. अच्छा, यू हैव मैरिज राइट? ओके। हाँ. हाँ तो So my home, everybody telling कि don't give 2023 examinations. व्हाट इज योर ओपिनियन इन दैट? That means marriage means it will spoil times 1 or 2 months. नहीं 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 नहीं, 2 महीने बर्बाद कर देगा तो मत दो। लेकिन इफ यू आर कंफर्टेबल that even if you are able to manage even after marriage, so you can give. It is your wish, right, Srinidhi? Srinidhi ना? Yes, yes, sir. Yes. तो ऐसे शादी का टाइम क्यों रखा? थोड़ा सा आगे पीछे रखना चाहिए था। वो टाइम नहीं That मिला is not सर। in your hand, right? That was not in हाँ, your hand. the what that um, what 13 बुक नहीं हुआ था सर, इसलिए। Okay, okay, okay. चलो। हाँ, हाँ, वो फेब में ही हुआ, इसलिए वो कुछ दिक्कत हो रही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी एग्जाम देने का, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ, 2023 का नहीं देना है, इसलिए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन होना जरूरी होता है सर। हाँ बिल्कुल। इसलिए अगर इफ यू आर अपियरिंग फॉर 2024, डू ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स। हाँ, हाउ टू ज्वाइन दैट सर? देखो, फर्स्ट यू अप्लाई फॉर दी सेलेक्ट 21। देखो पहले मेरी बात समझो। हाँ हाँ सर। Let me tell you the correct procedure so that it will help you a lot. Title 100 days. ओ Wait, just a second. अच्छा, you also want this annotation based? ये annotation चाहिए होगा क्या आप लोगों को? ये पीडीएफ भी चाहिए होगा आप लोगों को? क्लास, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ चाहिए होगा, whether you want this PDF or not. Okay, ठीक है, that will be shared, ठीक है, on the group itself. I have made a separate 100 days course group. Have you seen that? 100 days course का मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, सभी ने देखा है ना? ठीक है, फाइन। अच्छा, पहले मेरी बात को समझो कि क्या फंडा है। देखो, those who are appearing for 2024, ठीक है, तो दे मस्ट जो, और 2023 दोनों दे सकते हैं। 2024 तो देना ही चाहिए, 2023 वाले भी दे सकते हैं। दे शुड अप्लाई फॉर सेलेक्ट 20 and appear in the test.
they are able to clear their exam, then join this Select 20, because you have a surety also. If you couldn't able to select uh, in the test, then go for the foundation course. तो अदर वे, अगर मैं सेलेक्ट 20 में आप नहीं होते हो तो आपको वैसे भी जो है फाउंडेशन कोर्स ऑफर किया जाएगा, या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो। समझ में आ रहा? तो इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो आप पहले सेलेक्ट 20 दे देना, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स दे देना। सही है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो फिर सेलेक्ट 20 ज्वाइन कर लेना, ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना। आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से श्रीनिधि? और बाकी लोग समझ गए? पहले सेलेक्ट 20 दे दो, सेलेक्ट 20 का टेस्ट दे दो, ठीक है? और उसके बाद आपको मन करे तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप यू कैन गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स। बस बात खत्म, ठीक है? ये ध्यान रखना। सर हाँ सर एक बात करना था सर, 20 ये क्वांटिटी कम नहीं हो जा रही है? 30 का बैच रख लीजिए, एटलीस्ट चांसेस ज्यादा अरे रहेंगे। पहले तो मैं टेस्ट लूँ ना। अगर मुझे लगेगा जी जी जी। कि कुछ बच्चे और आने चाहिए, देखो बात समझो, अगर मैं 20 बच्चों को ले रहा हूँ तो जो 20 बच्चा होगा एक ही मार्क्स पे 10 बच्चे होंगे, तो मुझे उन सबको लेना पड़ेगा ना। जी सर। आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर। जैसे 20 बच्चे हैं, अगर मान लो 19 हुआ, अब मैंने 20 लिया, अब 20 में 5 बच्चे आ गए तो मुझे 25 लेना पड़ेगा ना। एक मार्क्स पे जब आखिरी बच्चा होगा 5 होंगे तो पांचों को लेना पड़ेगा, एक को कैसे छोड़ देंगे? ओके 20 बेस है मतलब। 20 बेस है, मतलब मुझे टॉप 20 लेना है, उसमें 25 बच्चे भी आ सकते हैं, ये चीज है। पर इन एनी केस मैं 30 बच्चों से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? सर क्वालिटी का मतलब नहीं समझा। अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे ना तो आई कैन नॉट गिव द पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सर। मेंटरशिप ना। पर्सनलाइज भी मैं दूसरे लोगों को नहीं रखूंगा ना इस सेलेक्ट 20 में, मैं खुद पढ़ाऊंगा इसमें, तो पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं दे पाऊंगा मैं, 30 बच्चों से ज्यादा हो जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू मेंटेन दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड। आर यू गेटिंग? हाँ सर पर्सनलाइज छोड़ के फिर बाकी एक्सेस क्लास को तो एक्सेस करने दे सकते हैं ना। जैसे आप जैसे क्लास लीजिएगा तो बाकी बच्चे भी तो उसको देख सकते हैं, भले आप पर्सनलाइज उनको मतलब क्या कहते हैं पर्सनलाइज उनके नहीं साथ तो वो 20 में नहीं, तो सेलेक्ट 20 में तो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो एक बैच होगा पर्टिकुलर ना। उस बैच को एक्सेस करने का मतलब सबके पास चांस रहेगा कि उस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, देख नहीं सकते नहीं हैं नहीं यार, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। वो बैच ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। अगर आपको मन है तो आप यू कैन गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स। समझ में आ रहा है? तो उसमें भी मतलब एक्सेस के लिए आपको जो है एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, ऐसे कैसे एक्सेस मिल जाएगा यार? नहीं इनरोलमेंट के लिए तो आप एग्जाम लेंगे तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ वो लेकिन सेलेक्ट 20 के लिए एग्जाम होगा। हाँ वो तो हम समझ गए। आप हाँ। जैसे बताएंगे कि जैसे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, उस सेंस के लिए बोले कि नहीं नहीं इसकी कम से कम पर्सनल चांस तो मिलना चाहिए ना। नहीं पर्सनल क्लासेस के टाइमिंग तो डिफरेंट होगी ना सर। नहीं मैं मेरी बात सुनो, मैं पर्सनल इंटरेक्शन की बात ये कह रहा हूँ कि जी जैसे मैंने सेलेक्ट 20 किया और मैंने बच्चों को कलेक्ट कर लिया, 20 बच्चे मैंने हो गए, 20 22 25 जो जी भी हो गए। जी अब पर्सनलाइज अटेंशन का मतलब है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एनोनिमिटी आ जाती है बहुत सारे बच्चों में। आप पढ़ा रहे हो उतना ज़्यादा हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे नहीं, हो? वही चीज हम बता रहे थे कि हाँ ठीक है पर्सनल इंटरेक्शन छोड़ दीजिए, हाँ। लेकिन क्लासेस तो फिर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब क्लासेस देख सकते हैं, मतलब आप फिर भले इंटरेक्शन ना कर, लेकिन कैसे क्लासेस तो देखोगे? केवल क्लासेस कैसे देखोगे? वो डिफरेंट बैच है। वो बताओ बैच कैसे? तो सिर्फ बच्चों के लिए होगा वो खाली। अलग है ना, वो सेलेक्ट 20 वो क्लोज ग्रुप होगा यार। तो वो वही तुमको ना। जो लोग पढ़ रहे होंगे वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि पर सर ये क्या है, ये 24 बच्चे में सबको आपने एक्सेस दे रखा है। एक्सेस तो आप पे डिपेंड करता है सर। नहीं एक्सेस मेरे पे डिपेंड करता है यार, लेकिन देयर हैज टू बी सम क्लोज बाउंड्री ना। ऐसे तो सभी बोलेंगे मेरे को ज्वाइन करना है। आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है, मैंने दे रखा है।
ठीक है सर। समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने एक्सेस क्लोज कर रखा है सबके लिए। बताओ आज भी क्लास हुई तो मैंने सबके लिए ओपन करा है, लेकिन मुझे एक समय आने के बाद मुझे बंद करना पड़ेगा ना। नहीं तो तुम नहीं बोलोगे कि तुमने मुझे पैसा क्यों दिया जब ये चीज ओपन ही था। भैया गौरव आपने मुझे पैसा क्यों दिया, आप मुझे बताइए। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई सर। हमको लगा कि बाकियों के लिए ओपन नहीं हो, पैसा देने के बाद भी ओपन नहीं हो, वो लग रहा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पैसा देने के बाद तो ओपन होगा। ओपन डेफिनेटली ये होगा। हमको लगा उसमें भी आप 20 लड़के सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ हाँ उसको अलग से आप पढ़ाएंगे, हमको ये लग रहा था अभी। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए आप, बात समझ गए हो तो। जी सर, जी सर। उसमें यही फंडा है यार, वो बहुत ही प्रीमियम बैच है। अभी मैं तुम्हें बताऊं कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनका इंक्वायरी आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं उसमें इंक्वायरी आया हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बच्चे वही क्लियर करेंगे जो मुझसे पढ़े हैं। समझ लो बात को। तो मैं अभी आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि इसमें फाइट करिए, और अगर इसमें हो जाता है तो गो फॉर दिस, क्योंकि तो नुकसान सर ये इसमें कब कुछ नहीं। एग्जाम होगा? अभी देखो 15-16 में एक दिन में किसी भी दिन जो है पेपर बना ही रहा हूँ मैं, तो उसमें सर हो थोड़ा जाएगा। लेट करके बनाइए ना, हम लोग तो अभी अभी ज्वाइन किए अभी करते हैं, अभी यार अपना क्योंकि क्लास इतना नॉलेज तो है नहीं। क्लास कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इस पे बात करेंगे हम लोग। एक काम करेंगे, एक सेपरेट जूम सेशन ले लेंगे, ठीक है। और उसमें हम बच्चों से पूछ लेंगे कि भाई आप क्या चाहते हैं, कब होना चाहिए इसका एग्जाम, ठीक है। तो 16, 17, 18 तारीख जब भी होगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक चलेगा। है क्लास? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी हम कहाँ पे थे? सेकुलरिज्म हो गया था, डेमोक्रेसी। चलो भाई डेफिनेशन बताओ डेमोक्रेसी का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गौरव? लोकतंत्र। लोकतंत्र बोला जाता है। अब बताओ डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर द पीपल बाय द पीपल, वही। देखो अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन आ गया। जी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और फॉर ऑफ आई कह सकते हैं, फॉर ऑफ अ आई, और फॉर द ऑफ द पीपल बाय द पीपल। फॉर द पीपल। अब चलो इस डेफिनेशन का डाइसेक्शन करते, अतड़ियां निकालते हैं, चिथड़े निकालते हैं। अब्राहम लिंकन ने ये बात बोला कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, राइट। बाय द पीपल का मतलब क्या हुआ? जनता के द्वारा, ये हो ना, ये हो ना, जनता के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो पब्लिक जो है या पीपल खुद रिप्रेजेंट करे, या फिर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? नहीं समझे बात? मान लो कि कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात को समझ लो कि नहीं? पहले मेरी बात समझो सर। अगर सोसाइटी में 10 लोग हैं और कोई डिसीजन लेना है, तो या तो 10 लोग खुद इकट्ठे हो जाएं एक जगह और डिसीजन ले लें, या 10 लोग मिलकर किसी एक आदमी को चुने और वो डिसीजन ले। दो ही चीजें हो सकती हैं क्या? दो बातें हो सकती हैं, सनम तेरे इनकार की। तो डिसीजन में जब 10 लोग हैं तो 10 लोग जो होंगे या तो आपस में मिलकर डिसीजन ले लें, या 10 लोग एक आदमी को चुन लें एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो 10 लोग या तो डिसीजन ले लें या उसके बदले एक आदमी डिसीजन ले। तो इन दोनों ही तरीके से जो चीज होगा हम मानेंगे कि भाई बाय द पीपल है। इसका मतलब
कि अगर हमारे इंडिया में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इस 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन अगर वो होगा तो हम कहेंगे कि बाय द पीपल है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यानी कि या तो 1.3 बिलियन लोग जो है एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर डिसीजन ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 1.3 बिलियन लोग जो है वो वोट करें और किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुने। सही बात है गलत बात है? सही बात है गलत बात है? सही बात है गलत बात है? एकदम 100% सही है। तो क्या इंडिया में अगर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है तो क्या 1.3 बिलियन वोट करते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, आंसर है नो। क्यों नहीं करते भाई वोट? क्योंकि उसमें 14-18 साल से कम वाले बच्चे भी हैं, प्रिजनर्स को वोट करने का अधिकार नहीं है, इंसेन को वोट करने का अधिकार नहीं है। तो क्या हम अपनी डेमोक्रेसी को बाय द पीपल कह सकते हैं? आंसर है नो, नहीं कह सकते। क्या हम अपनी डेमोक्रेसी को बाय द पीपल कहते हैं? आंसर है नो, क्योंकि हमने 18 साल से नीचे बच्चों को अधिकार ही नहीं दिया है। हाँ, अब नहीं एलिजिबल वोट नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, लेकिन आपने एलिजिबिलिटी अधिकार ही नहीं दिया है, तो बाय द पीपल वाला अधिकार है ही नहीं। ऑफ द पीपल क्या है? ऑफ द पीपल क्या है? ऑफ द पीपल का मतलब हुआ कि सोसाइटी में जितने भी सेक्शन, मान लो सोसाइटी में 3 सेक्शन है, मान लेते हैं हिंदू है, मुस्लिम है और क्रिश्चियन है। मान लेते हैं हमारे इंडिया में मात्र 3 ही रिलीजन है और इसमें 60 लोग हैं, इसमें 30 लोग हैं और इसमें 10 लोग हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि 10 लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा तो ऑफ द पीपल कहने का मतलब यह हुआ कि 6 लोग हिंदू के आने चाहिए, 3 लोग मुस्लिम के आने चाहिए, 1 लोग क्रिश्चियन का आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो ऑफ द पीपल है। क्या इंडिया में सभी सेक्शन का उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है? आंसर है नहीं। विमेन 50% है तो 50% रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। विमेन 50% है पर 50% रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो क्या हम ऑफ द पीपल कह सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को? हम इंडियन डेमोक्रेसी को ऑफ द पीपल नहीं कह सकते। अब सवाल आता है कि फॉर द पीपल, हम क्या फॉर द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब क्या हुआ? फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए। अब हमारे नेतागण जो हैं वो लोगों के लिए कितना काम करते हैं ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं लोगों के लिए कि लोग ही गायब हो जाते हैं भाई साहब। तो ये तो बहुत ही मजे वाली बात है। तो क्या अब्राहम लिंकन का ये डेफिनेशन किसी कंट्री पे एग्जिस्ट करता है कि यूटोपियन है? दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बच्चों को अधिकार दे रही है वोट लेने के लिए, पागलों को अधिकार दे रही है, नहीं करती है भाई। और दुनिया में चाहे कोई कितनी भी डेवलप कंट्री हो, चाहे कोई कितनी भी डेवलप कंट्री क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन चाहे कोई भी क्यों ना हो,
चाहे विमेन हो, कुछ भी हो, सबका रिप्रेजेंटेशन बराबर है। दुनिया में कोई भी कंट्री ले लो, कहीं पर भी 50% रिप्रेजेंटेशन विमेन का नहीं मिलेगा आपको। ऑफ द पीपल नहीं है, और फॉर द पीपल तो कहीं होता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन के हिसाब से डेमोक्रेसी इंडिया में एग्जिस्ट कर सकता है या वर्ल्ड में कहीं पर भी आंतर है? नो, नहीं करेगा। तो क्या अब्राहम लिंकन के डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही गलत है? ये टू यूटोपियन है टू बी यूटिलाइज्ड, या डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कुछ और होता है? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है भाई साहब। ये बात सोचने वाली बात है सर। तो फिर अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को लेकर, उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या है? क्या वो सही है, गलत है? बिल्कुल सही है सर। अगर हम डेमोक्रेसी को एक यार्ड स्टिक की तरह रखें तो यहां पे 0 और यह 100% है। तो अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन डेमोक्रेसी के स्केल में यहां आता है। ये एक तरह का यार्ड स्टिक है। अगर हम अपनी विमेन को 33% रिप्रेजेंटेशन दे दें रिजर्वेशन के तौर पे, तो हम कहेंगे कि हम अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे रामायण होता है ना, रामायण में भगवान राम है। ये प्रैक्टिकल दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि भगवान राम आप हो जाए। तो भगवान राम ने मेन के लिए एक यार्डस्टिक खड़ा कर दिया है। अब कोई भी आदमी राम तो बन नहीं सकता, लेकिन अप्रोच तो कर सकता है राम की तरफ। सिमिलरली हम अब कोई भी डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती है, पर वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी। बस यही बात है। अब डेमोक्रेसी जो होता है वो नॉर्मली दो तरह के होता है। डेमोक्रेसी जो है नॉर्मली दो तरह का होता है। समझ लो बात को। एक मिनट रुको। डेमोक्रेसी मोस्टली दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोनों में कौन अंतर है, कौन बताएगा? बताओ। जो बता देगा मेरी तरफ आइसक्रीम एग्जाम्पल सहित कि इंडिया में कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है, जल्दी बताओ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सर रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया। मुझे ढंग से बताओ यार, यहाँ पे तो बोलने का तुम्हें पूरा अधिकार है। बताओ क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम हुआ था प्लेबिसाइट। लोगों को क्या चाहिए वो डायरेक्टली एक वोट से कर देते हैं, रेफरेंडम से। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इलेक्शन होके जो प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो बिल्कुल सही बोला तुमने कि जब एक जगह लोग इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होके किसी कंसेंसस पे आ जाए, इसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राम सभा में, देखा है ना आपने? है सर? समझे? तो राज्यसभा जो है, ग्राम सभा जो है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है।
समझ में आ रहा है आपको? ग्राम सभा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि लोग खुद ही इकट्ठा होकर आपस में कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पल और क्या है, जैसे प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मान लो कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट होना है या पाकिस्तान को पार्ट होना है। अगर कश्मीर के लोगों से ये पूछा जाए और वोटिंग करवाई जाए तो ये प्लेबिसाइट होगा, ये रेफरेंडम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपने कश्मीर के लोगों से डायरेक्टली पूछा ना, इसे आप बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझे? जैसे ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम हुआ, जैसे स्कॉटलैंड को यूके में रहना है कि नहीं, इसके लिए रेफरेंडम हुआ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ये पीपल है। अब भाई इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल है। अब ये अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, धरती धस जाए, हम बहुत कम है ना, मात्र 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ है। और अभी कितनी शादियां हो रही है दिसंबर में। समझ रहे हो सर? है ना? तो 1.3 बिलियन पीपल अगर एक जगह आ जाए और डिसीजन ले, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। तो इतने सारे पीपल क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अब वो हमारे बदले रूल करते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम लोग यही फॉलो करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं वो फॉलो करती हैं, या इनके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे प्लेबिसाइड हो गया, रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया। ये सब जो होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल। दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड थिंग इज रिपब्लिक। बिल्कुल, हरियाणा गवर्नमेंट ने रिकॉल लॉन्च किया। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉल? कोई बता सकता है मुझे रिकॉल का क्या मतलब हुआ? मैंने अभी अभी क्या बताया, रिकॉल। आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कई टूल हैं कई सारे, जैसे प्लेबिसाइट है, रिफरेंडम है, रिकॉल है। रिकॉल क्या होता है? हर डायरेक्ट पूछ लो ना एक बार सवाल। तुम लिख रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है। इफ द रिप्रेजेंटेटिव डजंट वर्क वी कॉल बैक आवर वोटर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव उसका काम पसंद नहीं आया तो आप उसे पहले ही हटा सकते हो, बिल्कुल सही बोला। तो रिकॉल का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को, अगर मान लीजिए आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया और वो भाई साहब बैठ गया, सो गया एकदम, तो आप क्या कह सकते हैं भाई कि भैया तुम काम ना कर पा रहे, वापस आओ, चलो। समझ रहे हैं? तो ये सर जी जो है, ये मतलब कि यही चीज है आपके साथ। ठीक सर। हाँ सर आप बोले कि रिकॉल जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। तो फिर ये दोनों आप मतलब कैसे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। जिस तरीके से नॉनवेज खाने वाले पार्टी में, वेज खाने वाले पार्टी में नॉनवेज वाले पहुंच जाते हैं, वैसे ही रिकॉल एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। समझ में आ रहा है? एक टूल है, ये तरीका है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोगों डायरेक्ट आ गए भाई, डिसीजन लेने के लिए दो लोग डायरेक्ट आ गए, लोगों ने वोट कर दिया। कश्मीर भारत का पार्ट हो पाकिस्तान का, डायरेक्ट कश्मीरी लोग से पूछ लीजिए, जो मेजोरिटी आएगी आप वो जीते माने जाए। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे मेरी बात को? सरन मैम सर रिकॉल का एग्जांपल दे सकते हैं क्या, जैसे कश्मीर के बारे में? नहीं है यार, इंडिया में रिकॉल नहीं है। कहने की बात हो रही है कि रिकॉल लाया जाए। आप मतलब समझ लो क्या हुआ, एमपी सेलेक्ट किया, उसको कहा तुम काम नहीं करो, चलो निकलो, ये रिकॉल है।
अच्छा, तो डायरेक्ट का तुम्हें कोई लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल ऐसा करने देगा? नहीं। इसलिए यह नहीं है। समझे बात को? बात समझे कि नहीं, पहले ये बताओ। है भाई? और सर प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड का मतलब हो गया कि लोग एक जगह पे इकट्ठे होके बोला, वोट करके ये बोला कि कोई चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कश्मीर इंडिया का पार्ट हो, पाकिस्तान का पार्ट हो, वो कश्मीरी लोग वोट करके बता दें, ये प्लेबिसाइड हो जाएगा। रेफरेंडम का मतलब फिर क्या हुआ सर? देखो रेफरेंडम, देखो कायदे से रेफरेंडम का मतलब यही होता है कि वही टेरिटोरियल, जनमत संग्रह। हाँ जनमत संग्रह। तो रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूटों से रिजॉल्व करना, ये रेफरेंडम है। ठीक। प्लेबिसाइट होता है कोई पॉलिटिकल ओपिनियन या कोई ओपिनियन है, उस पर आप जनमत संग्रह ले लीजिए कि भैया क्या करना चाहते हैं। तो कश्मीर के केस में रेफरेंडम होना चाहिए, पर शुरुआत से प्लेबिसाइट वर्ड इस्तेमाल होता आ रहा है। पर जो प्लेबिसाइट वर्ड होता है वो नॉर्मली किसी डिसीजन के लिए होता है, लेकिन अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई चीज है तो उसमें ज्यादातर टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है वो रेफरेंडम किया जाता है। अच्छा। समझ रहे हो? जी। एक और चीज है जिसे आपने आपके लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, वो है क्या है जी, एक और टूल है जो बता देगा आइसक्रीम। हम भी आपको कुछ होमवर्क दें, सब कुछ हम बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? रुको मैं दिखाता हूँ आपको क्या बोला गया। एक मिनट। रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइड, इनिशिएटिव बताओ। इनिशिएटिव, चौथी चीज होती है टूल इनिशिएटिव। हम आपको थोड़ा होमवर्क देते हैं, आप लोग इनिशिएटिव पता करके ग्रुप पे मैसेज करना। मैंने जो ग्रुप नया बनाया ना, उस पर मैसेज करना कि ये इनिशिएटिव है क्या। ठीक है महेश, ये आप लोग मैसेज कर मुझे बताना कि ये इनिशिएटिव क्या होता है। तो इसका मतलब अब तक हम लोग क्या जान गए? अब तक हम लोग एक बात जान गए कि 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 डेमोक्रेसी जो होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है, ये आइडियलिस्टिक डेफिनेशन है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में कहां देखते हैं आप? ग्राम सभा में। वर्ल्ड में कहां देखते हैं आप? स्विट्जरलैंड में। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये इंडिया में आपको दिखता है, जहां जहां पार्लियामेंट है वहां वहां, जहां तो दुनिया में यही दिखता है आपको। अब इतने पॉपुलेशन हो गया कि कहाँ आप डायरेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स क्या क्या हैं? टूल्स क्या क्या हैं? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल एंड, और क्या है? इनिशिएटिव। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी
रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसके टूल्स हैं इलेक्शंस। इलेक्शन में दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस? डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहेंगे? जहां जनता खुद इलेक्शन करके किसी को चुनेगी, जैसे कि एमपी, एमएलए। आप अपने एमपी और एमएलए को खुद सेलेक्ट करते हो, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट क्या है? जब आपके चुने हुए एमपी एमएलए किसी प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ये इनडायरेक्ट है। जब आपके चुने हुए जो हैं किसी प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? तो ये दो चीजें हुई, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट के टूल क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला जो हमारे सामने आता है वो क्या है? अगला टर्म आता है हमारे सामने, वो है रिपब्लिक। अगला जो टर्म हमारे सामने आता है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आप बोलेंगे सर ये तो कोई नई चीज नहीं बताई आपने, क्या मतलब हुआ इसका? और क्या मतलब हुआ रिपब्लिक? लोग इतना बार बार रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका क्यों बोलते हैं? कौन सी बड़ी बात होती है रिपब्लिक में? सर बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात कि दिस इज द टॉपिक ऑफ फ्लॉन्टिंग। अब आप पहले समझो कि हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हुआ कि वो आदमी जिसके नाम पे सारे डिसीजन लिए जाएंगे। अरे भाई, मैं इंडिया में जाऊंगा, मैं अगर इंडिया से जर्मनी जाऊंगा और जर्मनी के चांसलर से बात करूंगा और किसी एग्रीमेंट को इंक करता हूं, मैं मान लो माइग्रेशन एग्रीमेंट को इंक करता हूं, तो कौन साइन करेगा? इंडिया, भारत माता जमीन से निकल के साइन करेगी कि हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जाके साइन करेगा? या फिर हेड ऑफ द स्टेट के ऑन बिहाफ पे कोई जाकर साइन करेगा? अगर आप आईएएस कल के डेट में बनते हो तो आपको कौन अपॉइंट करेगा? भारत माता आकर अपॉइंट करेंगे कि आपके हेड ऑफ द स्टेट करेगा? तो अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे, अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे तो हम कहेंगे कि वो चीज रिपब्लिक है। अब आप बोलेंगे सर कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट ही इलेक्टेड है, इसका मतलब उस जगह पे कोई प्रिविलेज है ही नहीं। कोई भी ऑफिस जो होता है वो प्रिविलेज क्लास को मिल ही नहीं सकता। किसी भी ऑफिस को पाने के लिए या तो आपके पास मेरिट होना चाहिए या फिर आपको इलेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिपब्लिक जो है अपने सभी सिटीजन को एक जैसा ट्रीट करती है, तभी इनमें से कोई भी एक आदमी जाकर जो है हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। कल के डेट में आप भी बन सकते हो हेड ऑफ द स्टेट, मैं भी बन सकता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबको बराबर मौका देती है हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए। कोई भी बन सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। नेहा, अंडा बंद करो भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट कि और ये सभी से इलेक्टेड होते हैं, मतलब कोई भी आदमी बन सकता है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज अ मैटर ऑफ फ्लॉन्टिंग।
मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट इज अ मैटर ऑफ फ्लॉन्ट, इसीलिए रिपब्लिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए रिपब्लिक वर्ड में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड के अलावा ये भी क्लियर हो जाता है इससे कि कोई भी ऑफिस जो है किसी प्रिविलेज क्लास के लिए नहीं है, अनलाइक मोनार्की। यूके में मोनार्की है, अब मोनार्की का बेटा जो होगा वही मोनार्क बनेगा, तो वहां पे प्रिविलेज मिला हुआ है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आज मुर्मू साहब है, कल आप भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। 35 साल के हो जाइए, बन जाइए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज जो होती है रिपब्लिक के बारे में बताया जाता है। ठीक, यहीं पर ऑफलाइन सेंटर में भी हुआ है, यहीं तक पढ़ाई, और यही पढ़ाई हम लोग ऑनलाइन सेंटर में भी किए हैं, मतलब ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन में भी किए हैं। कल फिर ऑफलाइन में जो पढ़ाया जाएगा जितना, उतना ही ऑनलाइन में होगा। समझ में आ गया आपको? अच्छा, मुझे ये बताइए कि चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ, अगर किसी ने इस क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो मतलब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। एकदम क्लियर है? चलो, तो कल कितने बजे मिले? कल कितने बजे मिले? सर 9 बजे तक क्लास रखते हैं। 20 मिनट का इसलिए। अरे तुम्हारा बैकग्राउंड गड़बड़ है यार।